जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल में इनपुट डिवाइस के बारे में। और कल हमने पढ़ा था माउस के बारे में। माउस में कितने बटन होते हैं? दो या तीन, ठीक है। क्लिक करने का मतलब माउस का कौन सा बटन प्रेस करना है? लेफ्ट बटन। पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित थे? PS2 पोर्ट पे। कितने वायर होते थे उसमें? दो। कौन कौन से? पर्पल किसके लिए होता था और ग्रीन माउस, ठीक है, बहुत सही है। उसके बाद से माउस की बात हुई थी तो माउस इनपुट डिवाइस भी है और साथ ही साथ क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। बोला गया है नेक्स्ट में माउस के बारे में कुछ दो लाइनें बोली गई हैं। कहा गया है द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, यानी माउस का ज्यादातर यूज किस लिए होता है? पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे होता है। बोला गया है माउस इज अ पाम साइज। पाम का मतलब हथेली होता है। जो माउस की साइज होती है वो आपकी हथेली की साइज की होती है, ताकि इजीली इसमें क्या होता है, सेट हो जाता है। कहा है एज अ माउस इज द मूव इस मूवमेंट आर मेजर्ड बाय ऑन स्क्रीन पॉइंटर, यानी कि जैसे ही माउस को मूव कराते हैं उसका मूवमेंट कहाँ दिखाई देता है? हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बात हुई थी। एक ही डिवाइस है, एक ही है जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो ना इनपुट है ना आउटपुट है। क्या है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चाहे हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोले या सीपीयू का नाम ले लें, ठीक है। सीपीयू के भी पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट। यानी सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। देखिएगा पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पहले सीपीयू का पूरा नाम लिख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सामने लिखा हुआ है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हो गया। देखिए पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिएगा देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तीन पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, यानी सीपीयू के भाग कहे जाते हैं। देखिएगा पहला कैपिटल लेटर में लिखिएगा, पहला लेटर लिखिएगा ए एल यू। ए एल यू। दूसरा लिखिएगा यम यू। यम यू। और तीसरा लाइन चेंज करके लिखते रहिएगा। और तीसरा लिखिएगा सी यू। एएलयू का मतलब होता है, सुन लीजिए पहले ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिए सामने। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एमयू का होता है मेमोरी यूनिट और सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। तीनों का कोई ना कोई काम है, ये सारी चीज सीपीयू के साथ मिलकर काम करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू का, वो होता है एएलयू, जिसका नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो सबसे पहले पूरा नाम लिख लीजिएगा, इनका पूरा नाम क्या होता है। तो लिख लीजिएगा एएलयू का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, एमयू का मेमोरी यूनिट। तीनों का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, तीनों को फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सीपीयू का, वो होता है एएलयू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है एएलयू। हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? एएलयू होता है। तो पूछेगा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो बताइएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब गणना करता है। हो गया।
जानते हैं आप लोग, कोई चीज हम इनपुट करते हैं कोई किसी हार्डवेयर के पार्ट से, वो चीजें सीपीयू में जाके प्रोसेस होती हैं और फिर मॉनिटर के द्वारा हमें रिजल्ट के रूप में दिखा दिया जाता है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, हम एक एक करके अब डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इसके बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, और ये क्लास लंबी अब चलेगी, 1-2 दिन तक चलेगी ये टॉपिक। तो सबसे पहले, अभी तक मैं आप लोगों को वो कर रहा था, मैं दिखाना ना दिखाना, सुनाना ना सुनाने वाली बात कर रहा था, लेकिन वो बात सिर्फ समझने के लिए थी। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज इनपुट डिवाइस या व्हाट इज इनपुट, तो अब आप उसका डेफिनेशन दें, क्योंकि वहां आप दिखाने सुनाने वाली बात ही नहीं बोलेंगे, लोग कहेंगे गंवार है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें एक प्रोफेशनल तरीके से आंसर करना है कि व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। तो कई सारे डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग। एक डेफिनेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग दिस इज द सेकंड ऑपरेशन, आउटपुट दिस इज द थर्ड ऑपरेशन। बाकी आप लिख लीजिए डेफिनेशन ये रहा। टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ये भी एक डेफिनेशन हो गया। या ये कह सकते हैं डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा, यानी वो डिवाइसेस जो आपकी मदद करता है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, वो भी इनपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जांपल में लाइक दिया हुआ है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा। लिख लीजिए सारा। यानी कि अब कोई इनपुट डिवाइस, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। कीबोर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अगला माउस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। अब एक कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैम, डिजिटल कैम, टच पैड, ट्रैक बार, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बायोमेट्रिक, डिजिटल, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ये सारे सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। अब इनको एक एक करके हम पढ़ें। पहला है आपका स्कैनर। तो पहले ही मैं बता दिया हूँ स्कैनर के बारे में, बाकी आप जानते हैं स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लिखा हुआ है स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन अ डॉक्यूमेंट। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, जैसे कि सच एज फोटोग्राफ एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। यानी फोटोग्राफ को स्कैन करता है और किसको स्कैन करता है, ऐसे पेजेस, पेजेस ऑफ टेक्स्ट का मतलब ऐसे पन्ने जिसपे अक्षर लिखे हो। ब्लैंक पेज का स्कैन करने का कोई मतलब है क्या, नहीं। ऐसे भी बोला है कि फोटोग्राफ एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट, क्या है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज स्कैन, जब एक बार डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, क्यों डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है बताइए, क्यों डिजिटल फॉर्मेट में ही कन्वर्ट किया जाता है, बताइए। क्या बात है, सोच रहे हैं आप लोग, सोचते भी हैं क्या आप लोग, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है, सीधी सी बात है, कंप्यूटर का फॉर्मेट डिजिटल होता है, तो कंप्यूटर जिस फॉर्मेट में समझेगा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्यों डिजिटल फॉर्मेट फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है, डिजिटल होता है। लिखवाया गया कई बार, लिखवाया। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी होती है। क्या होती है, बाइनरी होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी होती है। कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है, डिजिटल होता है। कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है, बिट्स होती है। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की क्या होती है, बिट्स होती है। उससे बड़ा बाइट होता है। एक बाइट में कितने बिट्स, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो वही बात मुझे हिंदी में भी लिखा हुआ है जो मैं समझाया ऊपर, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, और ये क्रिएशन जो करता है उसमें करता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में, दैट द डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू एंड एडिटेड ऑन कंप्यूटर, जिसे आप कंप्यूटर में देख भी सकते हैं और उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब, एडिट करने का मतलब चेंज करना। अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोग एडिट करके बिगाड़ भी देते हैं और एडिट करके अच्छा भी कर सकते हैं। तो एडिट का मतलब यही कह सकते हैं चेंज करना, बस इतना है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ओसीआर। ओसीआर हेडिंग बना लीजिए आप लोग, ओसीआर लिख लीजिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर, रीडर नहीं होगा, रीडर नहीं होगा, रिकॉग्निशन होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपडेट हो चुका है, कुछ फुल फॉर्म अपडेट होते रहते हैं। जैसे एटीएम का ऑटोमेटेड हो गया था, वैसे ही ओसीआर, ओसीआर लिख लीजिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रीडर की जगह क्या हो गया है। अब याद रखिएगा, ज्यादातर जो चीजें पहले रीडर थी, उस रीडर की जगह क्या आ गई है, रिकॉग्निशन आ गई है। देख लीजिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
हो गया। लिखा हुआ है ओसीआर के बारे में कि ओसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, पीडीएफ फाइल या हाथ से लिखा हुआ कुछ भी डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार के डेटा में बदलते हैं जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है, समझ सकता है। उस यानी कि समझ ही रहे होंगे कंप्यूटर के फॉर्मेट के हिसाब से बात कर रहा है। कहा है ओसीआर के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट एडिट करने का मतलब यही होगा, अगर किसी चीज को आप एडिट कर सकते हैं मतलब आप उस चीज को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो उस चीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्यों लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। वही कहा है कि ओसीआर के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओसीआर क्या होता है, एक मशीन होती है। आप किसी बुक पे रब करिए, वो जो कंटेंट होगा वहां से कॉपी करेगा और पेज पे आके छाप देगा। और छाप देगा तो आपको हाथ से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे वो भी समझ लीजिए, आपका गूगल नहीं बोलते आप लोग हेलो गूगल, और कोई भी चीज सर्च कर लेते हैं, वो क्या आप टाइप करते हैं, नहीं आपके वॉइस से टाइपिंग हो जा रही है ना। वो आपका क्या कर रहा है, इनपुट ही तो कर रहा है। माइक क्या कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसका इनपुट ले रहा है। रिजल्ट दिखाने का काम तो स्क्रीन कर रहा है ना। हम माइक की बात कर रहे हैं। तो वैसे अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को एक रिमोट आप समझ सकते हैं। और रिमोट से आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या करते हैं इससे, इंस्ट्रक्शन। और जहां इंस्ट्रक्शंस की बात की आ गई वहां इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, आई फॉर इनपुट। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है जिसका यूज वीडियो गेम खेलने में करते हैं या सीएडी डिजाइन के लिए। सीएडी डिजाइन का मतलब होता है, आप लोग कैड का नाम सुने होंगे, कैड बोलते हैं इसको। कैड का मतलब ये होता है जो लोग सिविल से काम किए होते हैं, वो नहीं होता नक्शा वगैरह पास करते हैं घर का कि घर कैसे बनेगा, होता है ना। इंजीनियर साहब कोई चीज बनाते हैं तो कम स्पेस में ज्यादा चीजें बन जाती हैं, तो वही सारी चीजें। सीएडी का मतलब होता है बच्चों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, लिख लीजिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी का। सीएडी कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, लिख लीजिएगा, इस सामने लिखा हुआ है AIDED। और उसी का कैम भी होता है, वही लिख लीजिए, कैम भी होता है, कैड भी होता है, कैम भी होता है। इसका बस मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, इसका डिजाइन होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड सिर्फ घर का ही नहीं बनेगा डिजाइन ना, जो लोग मशीन बनाते हैं उसका भी लोग डिजाइन बनाते हैं। किसी भी चीज का देखो, एक देखो घर का नक्शा बना हुआ है या मशीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब में सीएडी डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिक्कत है। तो जॉयस्टिक क्या है, एक रिमोट नुमा है। और जॉयस्टिक क्या है, इनपुट है का आउटपुट है। एग्जाम्पल में लिखते जाइएगा कि जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है ना, ताकि नाम आए तो आप सिलेक्ट कर पाए। टेस्ट होगा अगले हफ्ते में, कभी भी बिना बताए। और जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे आपके जो भी पेरेंट्स नंबर है उन पे मैसेज कर दिया जाएगा। और कभी पीटीएम भी करा लेंगे। पीटीएम का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, पीटी नहीं पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाएंगे। आप कितना पढ़ते हैं बता दिया जाएगा उन्हें। सब लोग पेरेंट्स का ही नंबर दिए है ना, नहीं तो कई बच्चे अपना ही नंबर दे देते हैं, खुद ही गार्जियन भी हो जाता है, तो हम उसके पापा बोल रहे हैं ऐसे करके। चलिए, जॉयस्टिक के बाद अगला जो है माइक्रोफोन। इस पे काफी चर्चा हुई थी स्टार्टिंग में, कंफ्यूजन था ना माइक को लेके। तो माइक क्या है, इनपुट है का आउटपुट है। माइक सुनाता नहीं है, आपकी आवाज का इनपुट लेता है, इसलिए माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है। माइक्रोफोन करता क्या है, आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। कहा है माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाल सकते हैं और साथ ही साथ इसकी मदद से आप टाइप भी कर सकते हैं। अभी जस्ट बोला हूं ना कि मोबाइल में एक ऑप्शन था माइक का, टच करके आप कोई चीज सर्च कर लेते हैं बोल के, तो क्या है माइक ही तो है। तो माइक से आप टाइप कर ले रहे हैं ना, जो बोलते हैं वो टाइप हो जाता है। तो वो काम क्या करता है, डिजिटल डाटा में बदलता है। माइक से आप अपनी आवाज कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में ये सारी चीजें भी आएंगी आपकी, कि आप बोलेंगे वो चीजें टाइप हो जाएंगी, आप बोलेंगे और वहां टाइप होता जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस। ऐसे करके एक एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे।
अगला है वेब कैमरा। कैमरा भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सामने बैठे इमेज को कैप्चर करने का काम करता है, ये हमें दिखाता नहीं है, इसीलिए। वेब कैमरा जानते ही होंगे, जो सिस्टम के ऊपर लगा होता है, जैसे कि अभी मैं आपको उसी के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, ये वेब कैमरा है। और इसका यूज आपने देखा होगा आधार कार्ड में, आपका फोटो लिया गया होगा, क्वालिटी देख ही सकते हैं आधार कार्ड की फोटो से। बताए थे आपको कितना मस्त आया है आधार कार्ड वाला फोटो, जाकर देख सकते हैं आप लोग। अगर वो शादी के लिए फोटो भेज दिया जाए, 3-4 बार शादी कट जाएगी आपकी। कहा है इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। यानी कि उस टाइम जब हमारे पास एंड्रॉइड हैंडसेट नहीं हुआ करते थे, तभी भी लोग वीडियो कॉल बात करते थे। किससे? कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन ये जरूरी था कि दोनों व्यक्तियों के सिस्टम में कैमरा होना चाहिए था। ऐसा है क्या कि किसी के पास कीपैड फोन है, आपके पास एंड्रॉइड है और आप वीडियो कॉल बात कर लें? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। दोनों के फोन में होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कहा है, इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने के लिए किया जाता है, वही वीडियो कॉल के लिए। यह कंप्यूटर पे यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो खींच सकते हैं। और वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए, तो जाके आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बात बस लिख लीजिएगा कि कैमरा किससे जुड़ा होता है? यूएसबी से। नहीं बताया था मैं कि पहले PS2 था, अभी यूएसबी से। सारी चीजें यूएसबी बेस्ड है। प्रिंटर भी किससे जुड़ा होता है? यूएसबी पोर्ट से जुड़ाता है। और कैमरा भी किससे जुड़ा होता है? यूएसबी से। लिख लीजिएगा, कैमरा भी यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। लैपटॉप में तो ऑलरेडी होते ही है, उसमें लगाना नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें लगाना है वो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। हो गया। नेक्स्ट, अगला है टच पैड। टच पैड ही माउस वाला, लैपटॉप वाली माउस की बात हो रही है। अच्छा ये बताइए, ये माउस जो होता है, क्या लैपटॉप वाला भी माउस ऐसा ही होता है? नहीं, वो टच पैड के जैसे होता है। लेकिन एक बात बताइए, इस माउस को अगर मान लो कहीं मूव कराना है, तो हम इसके डायरेक्ट इसका प्लेस चेंज होता है। प्लेस चेंज होता है तब पॉइंटर मूव करता है। लेकिन सोचो, लैपटॉप का माउस तो एक ही जगह फिक्स है, फिर उसका प्लेस कैसे चेंज होता है? फिंगर से फिंगर का चेंज हो रहा है। भाई यहाँ पे करो तो यहाँ पे फिंगर का हो रहा है, नहीं, माउस को मूव कराना पड़ता है तब माउस मूव करता है, होता है ना। लेकिन वहां उसका माउस एकदम स्टेबल है, फिर कैसे मूवमेंट होती है वहां पर? तो उसके नीचे ट्रैक बॉल लगा होता है। क्या लगा होता है? ट्रैक बॉल। जैसे ही हम फिंगर से टच टच करते हैं, वो ट्रैक बॉल हमारे स्क्रीन से जुड़ जाता है। फिर जिधर हम मूवमेंट कराते हैं, वो बॉल उधर उधर मूव करता है, और उसके कारण पॉइंटर भी हमारा क्या होता है? मूव करता है। याद रखिएगा, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये पॉइंटर है। और लिखते समय जो आता है उसे क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। तो यहाँ जो कर्सर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। कर्सर कहाँ होगा? लिखते टाइम जो लाइन ब्लिंक करती है उसे कर्सर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। इसलिए तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। कहा है, यह एक छोटा संवेदनशील टचपैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, कर्सर नहीं, पॉइंटर मूव करता है। अब इसके बाद ट्रैक बाल ही दिया हुआ है। पहले ऐसे ही आता था, पहले टचपैड नहीं होता था, ऐसा ही होता था। ये है, ठीक है ना, कैसे मूव कर रहा है, बॉल की तरह होता है। कहा है, ये लैपटॉप में माउस के स्थान पर प्रयोग होने वाला उपकरण है। जब टचपैड पे उंगली से छुआ जाता है तो उसके नीचे लगा बल्ब क्या होता है? घूमता है, और उसी के सहारे हमारा पॉइंटर भी क्या करता है? मूव करता है। पॉइंटर भी क्या करता है? मूव करता है। कोई दिक्कत है? तो ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस, टच पैड भी इनपुट है। टच का मतलब छूना, और छूने की बात जहां आ गई वो इनपुट डिवाइस हो गया, सीधी सी बात। कोई दिक्कत है? चलिए अगला है टच स्क्रीन। मैंने बताया था, अगर सिर्फ स्क्रीन की बात आएगी तो स्क्रीन तो आउटपुट डिवाइस होगा, लेकिन जहां टच की बात आ जाएगी वो इनपुट हो जाता है। कहा है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा ये बताओ, जैसे ये मेरा फोन है, मुझे गैलरी ओपन करना है, तो गैलरी को मैंने टच किया और गैलरी खुल के सामने आ गई, आई ना। तो ये जो टच किए हैं कि फोल्डर खुल जाए, ये फाइल खुल जाए, ये क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं, और जिस डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है वो इनपुट होगा, सीधी सी बात।
तो टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए हुए विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिया जा सकता है। इसका यूज आप एटीएम मशीन वगैरह पे देखे होंगे, या आप टैब वगैरह यूज करते हैं, हैंडसेट यूज करते हैं, उससे हर जगह पे आपने देखा होगा कि टच स्क्रीन आजकल आ रहा है। एटीएम मशीन भी टच स्क्रीन वाले हो गए। अच्छा, फैसिलिटी भी कई एटीएम का अलग अलग है। उस एटीएम में जहाँ टच स्क्रीन नहीं है या है भी, उसमें प्रोसीजर क्या होता है? पहले आप एटीएम लगाते हैं, फिर पिन डालते हैं, फिर अमाउंट जो भी बैलेंस इंक्वायरी करनी है वगैरह वगैरह। उसमें क्या है कि पहले सब अमाउंट उमाउंट डाल लीजिए, लास्ट में पिन डालना पड़ता है। उस एटीएम में है कि सब डालने के बाद आप एटीएम निकालिए, पैसे निकालिए, फेंक देता है, बाद में एटीएम निकालिए रखिए। उस एटीएम की पॉलिसी है पैसा काउंट कर लेगा, लेकिन बाहर नहीं फेंकेगा जब तक आप एटीएम को निकालेंगे नहीं। यानी पहले एटीएम निकालिए तब पैसा देगा। कुछ एटीएम ऐसा करता है। और कुछ एटीएम क्या है कि पहले पैसा ले लीजिए, काउंट कर लीजिए, फिर एटीएम निकाल लीजिए। लेकिन आजकल के जो नए एटीएम आ रहे हैं उसमें प्रोसीजर क्या हो रहा है? सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में पिन डालना है, पिन डालने के बाद काउंटिंग होगी नोटों की, फिर वो बाहर फेंकेगा। उससे पहले, फेंकने से पहले आपको एटीएम निकालना होगा। जब तक एटीएम नहीं निकालेंगे तब तक वो पैसा बाहर फेंकेगा ही। और टाइम से आपको खींचना पड़ेगा पैसा, वरना वापस खींच लेगा। ये नया टेक्निक आ गया एटीएम में। टाइम से पैसा आपको वापस ले जाऊंगा, वरना वापस आप सोच रहे सर तब क्या होगा? तो आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा, लेकिन फिर वापस जाएगा तो कुछ दिन के बाद 24 घंटे अंदर या 48 घंटे के अंदर वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो कट जाएगा। मान लो तुम्हारे खाते में 10,000 रुपया है, वही निकालना था, कहीं जाना है लेके, और वापस चला गया, तो तुरंत रिफंड नहीं होता है, टाइम लगेगा। ना कोई आपकी सुनवाई होगी तत्काल में। कोई भी बैंक आपसे 24 घंटे पर 36 घंटे का टाइम मांगेगा, क्योंकि वेरीफाई करेगा, आपकी बातों पर नहीं मान जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं। और कभी भी पैसा निकालना चाहिए एटीएम से तो कैमरे के सामने ही नोटों की काउंटिंग करनी चाहिए। कि अगर कोई नोट फटा निकल गया, जैसे मैंने नोट निकाला था यहाँ रामपुरा रोड पे एचडीएफसी बैंक, आगे 500 का नोट दिख रहा था, पीछे से पूरा सादा हो गया था धुलने की वजह से। दिख रहा था लेकिन ब्लर दिख रहा था, धुंधला। मतलब किसी दुकान को अगर मैं देता दुकानदार को तो मुझे वापस कर देता। मैं पूरा नर्वस हो गया था उस टाइम, घर पे पैसे की जरूरत थी। तो प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि मैं जिस एटीएम को यूज कर रहा था वो एचडीएफसी था, और उसके बगल में बैंक भी एचडीएफसी का था। और प्लस पॉइंट मेरा ये भी था कि मैं कैमरे के सामने सारा काम किया था और कैमरे में दिखा भी दिया था। तो मैं नॉक किया, चूंकि 5:30 हो चुके थे, तो उसमें से इंक्वायरी निकल के आ गया, बोला क्या हुआ? बैंक बंद हो चुका है, कल आइएगा। मैं बोला सर मेरी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बताइए। तो मैंने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने बोला कैमरे के सामने किए हैं, मतलब नोटिस की काउंटिंग? मैंने कहा हाँ। उन्होंने चेक किया, उनको लगा कि हाँ इन्होंने यहाँ चेक किया है, तो फिर वो मेरे से 500 लेके गए बैंक में, वो लेके और दूसरा नोट जाके मुझे दी। और अप्रिशिएट भी मुझे किए थे कि आपने अच्छा काम किया है कि पैसा लेके आप बाहर नहीं गए थे, इसके भीतर थे, वरना रिटर्न नहीं होता, मतलब थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती। बताइए। तो ये सब चीजें आप मतलब बड़े हो गए हैं, ये सब चीज पता होगी। तो कई लोग आते हैं एटीएम से, मैं देखता हूँ मैं लाइन में होता हूँ तो कहते हैं थोड़ा सा निकाल लीजिएगा मेरा भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता तरीका। और आजकल जब से ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, एटीएम का यूज भी कम हो गया है। एटीएम चाहिए ये बात अलग है, लेकिन यूपीआई पेमेंट सब लोग करते हैं। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये सारी चीजें कौन आपको देता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट करके है। एनपीसीआई वही सारी चीजें अलाउ करता है आपको। ठीक है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा जब इंटरनेट पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, नेट बैंकिंग वगैरह सब बताएंगे। ठीक है, तो एटीएम का पूरा नाम बता ही चुका हूँ आपको। पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है, बताए थे ना। और टेलर की स्पेलिंग क्या होती है? TELLER। टेलर की स्पेलिंग TELLER होती है। जिनको नहीं पता होगा वो लिख लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका यूज ट्रांजेक्शन का कहाँ होता है? एटीएम मशीन पे होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है लाइट पेन, इसी के बारे में जिक्र करता है। देख लीजिए लाइट पेन ऐसा ही था, वो भी लीड नुमा था, PS2 कोड टाइप का। तो बोला है कि जो लाइट पेन है वो भी इनपुट डिवाइस है जिनका इस्तेमाल पहले बताया था आपको कीबोर्ड और माउस के स्थान पे होता था, है ना। यह कीबोर्ड या माउस की जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। इनके इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर में एक खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना था। एक बात बताइए, अगर मैं अपने घर में एसी लगवा लूँ, हाई फाई सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो मुझे उसको उस हिसाब से वोल्टेज भी देना होगा, यानी मैनेजमेंट भी चाहिए कि चाहिए। तो अगर ये इसका यूज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखना होगा आपको, उस टाइप का चीजें अवेलेबल करनी होगी आपको, तब जाके काम कर पाएंगे। इसीलिए कहा हुआ है कि इनके इस्तेमाल के लिए अपने कंप्यूटर में एक खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे मान लो आजकल लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो एक सिर्फ खरीदने से नहीं हो जाएगा, इसकी कंपनी का एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ता है फोन में, तब ये फोन
ये वॉच जाके उससे अटैच होता है, समझ रहे ना। उसी तरह अगर इस पेन को चलाना है तो उस खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में होना चाहिए, तब आप जाके काम कर पाएंगे। यही बात यहाँ पे कहा है। कह रहा है खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है जो हैंड राइटिंग को समझता है। इस सॉफ्टवेयर के होने पर ही आप अपने कंप्यूटर या टैबलेट पे टाइप करने की जगह कुछ लिख सकते हैं। ये हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाला एक पेन की आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम लाइट पेन रखा गया है। और मैंने बताया था कि ये भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, और दोनों का इस्तेमाल पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे होता है। बताए थे ना, जो उन्होंने नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, लाइट पेन और माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस है, लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। टेस्ट में आएगा, अगले हफ्ते टेस्ट होना है, फिक्स है। तो दिक्कत, अगला है बायोमेट्रिक। थोड़ा बायोमेट्रिक के बारे में सोचिएगा, जो लोग नहीं अंगूठा अंगूठा लगाते हैं आप लोग, वही है बायोमेट्रिक। क्या लग रहा है, इनपुट या आउटपुट लग रहा है? जैसे मान लो फोन पे मेरा पासवर्ड लगा हुआ है और मैंने चेहरे सामने किया और पासवर्ड फिर खुल गया है, ये क्या कर रहा है? ये इनपुट ले रहा है। क्या ले रहा है? यानी बायोमेट्रिक जो है वो इनपुट होते हैं। कितने टाइप के बायोमेट्रिक होते हैं? बायोमेट्रिक कितने टाइप के होते हैं, सोचिए बताइए। एक भी तो बताइए आप लोग, सब लोग सोच ही रहे हैं, बताते नहीं आप लोग, बस सोचते हैं। बायोमेट्रिक कितने टाइप के होते हैं सोचिए। एक दो का नाम बता दीजिए, नहीं कितने टाइप के नहीं पता है तो नाम भी बता दीजिए, जो जानते हो। बायोमेट्रिक 5 टाइप के होते हैं, आप भी जानते हैं, मुझे पता है। 5 टाइप के होते हैं। एक होता है फेस स्कैनर, एक होता है हैंड स्कैनर, एक होता है फिंगर स्कैनर, एक होता है स्क्वायर वाइस, और एक थंब। फिंगर होता है आइरिस। फिंगर में तो आ ही गया थंब वाला, फिंगर और थंब अलग है। आइरिस, ये जो आंखों को ब्लैक सा पार्ट दिख रहा है ना, जिसे रेटिना बोलते हैं, उसके भीतर आइरिस की बात की जाती है। यानी कि अगर आप आंख बंद करके खोलिए ना उसको, फोन को डिटेक्ट नहीं करता है। आंख बंद खुलने का मतलब क्या होता है? ये डिटेक्ट कर रहा है कि आप ही हैं और जीवित हैं। जैसे देखिए कई जगह, कहाँ देखा होगा ऐसा, हाँ, जमीन उमीन अगर आपके नाम पे ट्रांसफर हो रहा होगा या फिर जो भी हो रहा होगा, तो आपको कहते हैं ना, आंख ब्लिंक करते रहिएगा, मतलब झपकाते रहिएगा। क्यों? ताकि फोटो में ऐसे आए, 4-5 फोटो लेते हैं, ताकि ये पता चले कि आप जीवित हैं। तो पता चले ऐसे बैठा के जबरदस्ती फोटो नहीं ले सकता हूँ। ये सब चीजें बहुत ज्यादा वहाँ चेक की जाती है। और बायोमेट्रिक का यूज किस लिए किया जाता है? आइडेंटिटी के लिए। अगर आपका फेस लगा हुआ है आपके फोन में, तो क्या मेरे फेस से खुल जाएगा? या आपका थंब लगा हुआ तो मेरा खुल जाएगा? नहीं। तो भगवान ने कितने लोगों को बनाया है, फिर भी सबके फिंगर अलग अलग है। पर पिक्चरों में होता है कि फिंगरप्रिंट मैच कर जाता है, राम लखन सीता गीता वाला टाइप का। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मैच नहीं करने वाला, सबका अलग अलग फिंगर। समझ रहे बात को ना? ये रेटिना जो है वो भी सबका अलग है। तो लिखिएगा बायोमेट्रिक 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 है। टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक: फेस स्कैनर, हैंड, फिंगर, रेटिना बोल सकते हैं, आइरिस बोलिए, और वॉइस स्कैनर। ठीक क्या हुआ? हो गया? हाँ, सुनिएगा ध्यान से क्या कहा है। ये बायोमेट्रिक डिवाइस या सिक्योरिटी है, यानी कोई पूछेगा आपसे कि बायोमेट्रिक क्या है, तो बोलेगा एक सिक्योरिटी है, एक आइडेंटिफिकेशन है। यानी आइडेंटिफिकेशन मतलब आपकी पहचान है, आपका है तो आप ही यूज कर पाएंगे। एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस, such device as automated method of verifying or recognize the identity of living person based। और मैंने अभी जस्ट बोला कि आई आई ब्लिंक करने वाली बात, या फिर जो भी जिंदा या मरने वाली बात जो मैंने की,
तो जो ये बायोमेट्रिक होता है वो किस पे डिपेंड होता है? लिविंग बेस, यानी जो जीवित है। फिल्मों में देखोगे मार मार दिया, अंगूठा लगवा दिया, जमीन नामे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। तो वही बात यहाँ कहा है कि वेरीफाइंग और रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग पर्सन बेस्ड ऑन अ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल, यानी कि जिसके अंदर मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मूवमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जो आप बोले दिया जा रहा है बायोमेट्रिक का मतलब यही होता है, कोई ना कोई मूवमेंट होना चाहिए। दिस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडेड फिंगरप्रिंट, फेशियल इमेज, आइरिस प्रिंट एंड वॉइस रिकॉग्निशन। इतनी सारी चीजें उसमें कंक्लूड है, इंक्लूड है। ठीक है। और कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। फेस, हैंड, रेटिना, फिंगर और वॉइस। सबका यूज देखे ही होंगे आप लोग। वॉइस वाला वहां देखे होंगे, एक मूवी था शिवाजी द बॉस, एक मूवी आई थी ना शिवाजी द बॉस, उसमें लैपटॉप में वही रखा रहता है। प्राइवेसी रहती है कि अगर खुल गया पासवर्ड तो ठीक है, नहीं तो उसकी प्राइवेसी इतनी तगड़ी होती है कि जितना डाटा होता है सब क्रैश हो जाता है, मतलब कोई उसका मिसयूज नहीं करता है। बायोमेट्रिक अगला है बीसीआर। बीसीआर लिखिए, बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। नहीं होगा, रिकॉग्निशन लिखे है ना इससे पहले, वही होगा। देख लीजिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं सही है गलत है। इंडस्ट्रो बीसीआर लिखा हुआ है, बार कोड रीडर लिखा हुआ है। नहीं वो नहीं होता है भैया। हाँ रीडर ही है, रिकॉग्निशन नहीं है इसका, इसका नहीं चेंज हुआ है, बार कोड रीडर ही रहेगा। यह एक मशीन होती है, क्या होती है? मशीन होती है। लिखा क्या हुआ है? कहा है यह डिवाइस बार कोडेड डाटा को, जो ऐसे देखा होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक चीजों में या कपड़ों की दुकान पे एक स्टिकर लगा होता है, ऐसे कोड बने होते हैं। ये कोड के पीछे सारी कहानी होती है, जो आप अपने इन नेकेड आई मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो देख लेते हैं कहाँ से हड्डी टूटी है। नहीं, क्या कराते हैं आप? एक्सरे कराते हैं। उसके लिए एक अलग मशीन है ना। वैसे ही इन डाटा को रीड करने के लिए पीसीआर मशीन का यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है बार कोड रीडर, जो इन डाटा को रीड करती है। इन डाटा के पीछे, इन लाइनों के पीछे, इन कोड के पीछे अल्फ न्यूमरिक होता है। अल्फ न्यूमरिक का मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर इंक्लूड रहते हैं। अल्फ याद रखिएगा, पासवर्ड भी लोग कहते हैं कि हमेशा अल्फ न्यूमरिक रखिए। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रांग पासवर्ड बनता है अल्फ न्यूमरिक करने से, जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों कंक्लूड किया जाता है, इकट्ठा रखा जाता है, जिससे आप स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट कर पाते हैं। तो लिखा हुआ है यह डिवाइस बारकोडेड डाटा को रीड करती है। यह मशीन बारकोडेड इमेज को स्कैन करके उन्हें अल्फ न्यूमरिक डाटा में कन्वर्ट करती है। आप खुद देख लीजिए कि जैसे ही मशीन से रेड लाइट पास हो रही है, यहाँ कुछ अक्षर लिख जा रहा है, जो आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो मशीन देख लेगी। जो लाइट रेड लाइट पास हो रही है वो यही कर रही है, उसको स्कैन करने का काम कर रही है। याद रहेगा हमेशा। तो बीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। और ये क्या करता है? बार कोडेड डाटा को रीड करता है। और ये कौन सा डिवाइस है? क्योंकि ये सिर्फ इनपुट लेने का काम कर रहा है। दिखाएगा तो स्क्रीन ना, और स्क्रीन तो आउटपुट है, मॉनिटर तो आउटपुट ही है ना। नेक्स्ट है ओएमआर। ओएमआर के बारे में सब लोग सुने होंगे, आजकल जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप लोग ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, ओएमआर का। बड़ी चिंता वाली बात यह है कि आजकल लोग ग्रेजुएशन में है ओएमआर भरना नहीं आता है उनको, क्योंकि इसलिए बहुत भयंकर एग्जाम हो रहा है आजकल ना वो ग्रेजुएशन का, जबरदस्ती बोल बोल के आंसर लिखवाया जा रहा है। कल 80%, 70% आपका परसेंटेज आ रहा है ग्रेजुएशन में। बहुत अजीब बात है। और कल यही लोग पास होकर कहेंगे कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हम बेरोजगार है। आजकल कौन ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है बताओ? सभी कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं आपको भी पता है। बढ़िया है, क्या करना है, सब पढ़िए, क्या करना है। तो कहा है ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, लेकिन रीडर नहीं होगा, इसका रीडर नहीं होगा, कंफर्म है। फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओ एम आर आफ्टर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होगा, क्या होना, इसका रीडर नहीं होगा। देख लीजिए।
हो गया। चलिए, ये क्या है सुनिएगा। कहा है दिस ओएमआर मशीन इज यूज टू, इस मशीन की बात किया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो ओएमआर सीट आते हैं वो सेट वाइज आते हैं। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम ही दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सबका सेम होता है लेकिन सेट अलग होते हैं। जो क्वेश्चन मेरे में पहला है वो आपके पांचवा या 10वां होगा ऐसा। तो उन सेट को पढ़ने के लिए अगर आदमी को दे दिया जाए, ह्यूमन बीइंग को, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत कम कापियां चेक हो पाएंगी और चांसेस भी होंगे कि गलती हो जाए, कोई ऑप्शन छूट जाए, नहीं चेक कर पाए। उसके लिए मशीन बनाई गई है। मशीन में हर सेट का अलग अलग मशीन होता है, उसमें आंसर सेट किए दिए जाते हैं और अपने यहाँ पे कॉपी जल्दी जल्दी चेक हो जाती है, बहुत कम सेकेंड में, कम टाइम में कॉपी चेक हो जाती है। इसीलिए इस मशीन का यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। याद रहेगा। जैसे आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अपने उत्तर रिकॉर्ड करने के लिए ओएमआर शीट दी जाती है, जहां वे सही उत्तर वाले गोले को पेन पेंसिल से रंग भरकर अपना उत्तर चुनते हैं, है ना। और इसको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाएगा ओएमआर का। ठीक है, क्लियर है। अगला है एमआईसीआर। एमआईसीआर का यूज बैंकों में होता है, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। ये भी शायद रीडर नहीं होगा, ये भी शायद रीडर नहीं होगा। देख लेते हैं एमआईसीआर, देख लीजिए, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाए। ये सब अपडेट हो चुके हैं। हो गया। इनका यूज चेक नंबर पढ़ने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चेक के नंबर होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जैसे नीचे लिखे होते हैं, देख रहे हैं ना, जिसको आप नॉर्मल वे में नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोग चैलेंज समझ के लगे पढ़ने में, बात अलग है, लेकिन किसी भी बैंक के एम्प्लॉय के पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक चेक के पीछे ज्यादा टाइम दे। और लेकिन ये जो अक्षर लिखे होते हैं ना, वो उसको टच करेंगे तो महसूस होता है उभरे उभरे होते हैं। उभरे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, चुंबकीय कण होते हैं, जो इस मशीन में आके चिपक जाते हैं और हमारे स्क्रीन पे नंबर छप जाता है। सुन लीजिए, बैंक बैंक चेक में बैंक कोड को तथा चेक नंबर को पढ़ने के लिए, इसका अंकित अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है, इस मशीन का यूज किया जाता है, जिस इंक में कुछ चुंबकीय कण होते हैं जो सिर्फ एमआईसीआर द्वारा ही पढ़े जा सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये बैंकों में इसका यूज होता है चेक को पढ़ने के लिए। अच्छा, हर बैंक में जानते हैं हर बैंक का एक अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है, ब्रांच कोड होता है। तो भले से पढ़ोना में तीन पंजाब है, लेकिन तीनों का आईएफएससी कोड ब्रांच कोड अलग होगा, है ना। अब आईएफएससी कोड में होता क्या है, स्टार्टिंग के तीन अक्षर चार अक्षर आपके बैंक के नाम से होते हैं। आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, लिख लीजिएगा। आईएफएससी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देख लीजिएगा, ये 11 अंकों का होता है, ये 11 अंकों का होता है और अल्फ न्यूमरिक होता है, ऐसा लिख लीजिएगा, ये 11 अंकों का होता है और अल्फ न्यूमरिक होता है। हो गया। अगला दिया हुआ ग्राफिक टैबलेट डिजाइनर, मतलब आप ग्राफिक बनाते हैं और स्क्रीन पे बनता है, वो भी इनपुट है। कार्ड को रीड करने के लिए मशीन यूज किया जाती है, स्वाइप मशीन। ये भी कार्ड को क्या करता है, रीड ही ना करता है, तो ये भी हो जाएगा। शॉपिंग मॉल वगैरह में लोग स्वाइप करते हैं पेमेंट करने के लिए। पासपोर्ट को रीड करने के लिए वो भी इनपुट ले रहा है, पासपोर्ट का यहाँ लगा रहा है, इसको स्कैन कर ले रहा है, वहां दिखा दे रहा है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। बस, खत्म। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या हम, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आज इनपुट खत्म हो गया। थैंक यू क्लास।